स्पेशल एडिशन में कि बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर हिंदुस्तान की सोच का, हिंदुस्तान की समझ का, हिंदुस्तान के सिस्टम का, हिंदुस्तान की वैल्यूज का शुद्धिकरण कब होगा। सवाल इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है क्योंकि इस देश की महिलाएं सुपरसोनिक स्पीड पर, जी हां, बदलाव सुस्त नहीं है, ये बदलाव सुपरसोनिक स्पीड पर हो रहा है और बेटियां सुपरसोनिक स्पीड से तमाम बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। आज देश की महिलाएं 2020 इंडिया की एक अहम भागीदार हैं, लेकिन जो तस्वीर आपने उत्तर प्रदेश के हाथरस या फिर के अजमेर या फिर मध्य प्रदेश के खरगोन से देखी, वो ना सिर्फ सोचने के लिए मजबूर करती है बल्कि बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है इस देश के सिस्टम पर, इस समाज की सोच पर और साथ ही 2020 के न्यू इंडिया पर भी। आज का नया हिंदुस्तान बेटियों के दम पर बलवान तो बनता है, राजनीति हो, रफाल उड़ाना हो, हर मोर्चे पर बेटियां आगे दिखाई देती हैं, लेकिन बेटियों से बढ़ते अत्याचार इस तस्वीर को काला कर देते हैं। तो रफाल उड़ाती हैं बेटियां एक तरफ और घर में ही सिमट कर रह जाती हैं। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में देश की बेटियों का ही हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देश में बेटियों पर सोच का शुद्धिकरण कब होगा। क्या बेटी होना इस देश में कसूर है? क्या इस देश में बेटी का माता पिता होना कोई दोष की बात है, कोई कसूर है? ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ दीपा मलिक है, फॉर्मर पैरालंपियन है। देखिए उस समय, देखिए सवाल जो बड़ा सवाल है वो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेटियों पर सोच का शुद्धिकरण कब? क्या इस देश में बेटी होना कसूर है? बेटी होना भी और बेटी का माता पिता होना भी। इस देश में बेटियां रफाल तो उड़ाती हैं, लेकिन क्या घर में डरेंगी? बेटियों को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा कैसे देगा ये हिंदुस्तान? और बेटियों की सुरक्षा की बात होती है, पैट्रियार्की की बात होती है, तो कुछ लोगों के समर्थन में तो बॉलीवुड और बुद्धिजीवी गैंग बड़ी जल्दी खड़ा हो जाता है। और जब हाथरस की बेटी की बात होती है, अजमेर की बेटी की बात होती है, एक आम बेटी की बात होती है, तो सब चुप क्यों हो जाते हैं? इसलिए आज हमने उन विमेन अचीवर्स को बुलाया है जिन्हें जानना, जिन्हें सुनना और उनकी कहानी इंस्पायर करने वाली है। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त मनु भाकर को देख पा रहे हैं, वर्ल्ड रिनाउंड शूटर, शूटिंग का एक बड़ा नाम जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ पैरालंपियन दीपा मलिक जी हैं। एड्स में भी आपने उन्हें देखा, उन्होंने नई बुलंदियों को छुआ है, नई ऊंचाइयों को छुआ है, उन्हें भी किसी तरह की इंट्रोडक्शन की कोई उम्मीद नहीं। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर सोनिया यादव जी हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर क्विज शोज में आप उन्हें देख चुके हैं, वो भी उनके काबिलियत और साथ ही उनके अचीवमेंट्स के बारे में कहने के लिए जो लफ्ज हैं वो नाकाफी साबित होते हैं। हमारे साथ वंदना सिंह हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और साथ ही मंजूषा कंवर हैं जो कि फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहती हूँ मनु आपका, क्योंकि आपके द्वारा जो ट्वीट किया गया उस ट्वीट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप उस ट्वीट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। एक यंग अचीवर वो आज देश से क्या कहना चाहती है? आपने लिखा, बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ, उसे मजबूत बनाओ। और जो तस्वीर आपने दी, उस तस्वीर में मेरे हाथ, आपके हाथ में पिस्टल है, राइट? मनु, आवाज पहुंच रही है आप तक? मनु, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मैं टेक्निकल ग्लिच की वजह से मनु इस वक्त हमें नहीं सुन पा रही है, लेकिन दीपा मलिक जी, मैम आज जब ये सवाल उठा रही हूं कि इस समाज में सोच का शुद्धिकरण कब होगा, आपने जिन ऊंचाइयों को छुआ, जिन बुलंदियों को छुआ, जो मैंने शुरू में ही कहा, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत आपको नहीं। आपसे अगर इस देश के दर्शक, जी न्यूज के दर्शक ये समझना चाहें आपकी जर्नी में और जो हाथरस की बेटी है या अजमेर की बेटी है, उन बेटियों की जर्नी में क्या फर्क है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही गंभीर और संगीन ये अपराध हुए हैं, इनकी मैं बिल्कुल निंदा करती हूँ। और एक बार तो मैं भी कांप जाती हूँ, क्योंकि जिस उम्र में हम अजमेर की बेटी की बात करें तो अजमेर में उस उम्र में मैं पढ़ रही थी। मैं खुद सोफिया कॉलेज अजमेर से हूँ और कॉलेज आना जाना या बस पकड़कर कॉलेज जाना, पिताजी फौज में थे, वो सरहद पे होते थे, तो कई बार ट्रैवल भी अकेले करना पड़ता था। तो अगर एक बार अपना बचपन वहां रखती हूँ और सोचती हूँ तो सिहर उठती हूँ कि अब हम जबकि 20वीं सदी में हैं तो भी हमें ये देखने को मिल रहा है, जबकि
एजुकेशन इतनी हो रही है, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे इतना ज़्यादा फोकस है। और अगर आप मुझसे पूछें कि अलग क्या था, तो शायद मेरे पिता ने मेरे भाई को ये सिखाया कि तुम्हारी बहन भी उतनी ही प्रिय है जितने तुम हो। मेरी माता ने घी का चम्मच शायद उतना ही मेरी प्लेट में डाला जितना मेरे भाई की प्लेट में डाला। कहने का अर्थ ये है कि बेटे को और घर के माहौल में ये एक शिक्षा थी कि ये बेटा बेटी का फर्क नहीं होगा और सब आपस में दो इंसान की तरह सम्मान के साथ रहेंगे। तो शायद ये जो बचपन से शिक्षा दी जाती है और बचपन से बेटियों को उभरने, पढ़ने, खेलने की जो एक माहौल दिया जाता है, एक अवसर दिया जाता है, और तो वो शायद फर्क रहा। क्योंकि जब मैं बीमार भी हुई तो कई लोगों ने कहा कि बचपन में मेरे को ट्यूमर हुआ, और मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है कि 2 केसेस में बच्चियां पैरालाइज हो गई। मैं 21 साल से गर्दन के नीचे का निचला हिस्सा मेरा ट्यूमर से ग्रस्त हुआ, और मैं 21 साल से कुर्सी पर हूँ और मैं पैरालाइज्ड बॉडी में जी रही हूँ। और मैंने एक दिन चल के और अगले दिन पैरालाइज होके इस दुख को, इस दर्द को देखा है। तो मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकती हूँ कि वो बच्चियां किस दुख से गुजरी हैं। तो इसीलिए जी, और अब इस जीवन में नहीं है और वो नहीं रही, तो कितना ज्यादा उनको सहना पड़ा होगा सब। तो ये मुझे फर्क यही लगता है कि अब जब हम लोग अपनी बेटियों को सुरक्षित या उनको नहीं रख पाएंगे तो ये कैसे चलेगा। हम 21वीं सदी में हैं, हम नए भारत में हैं, हमारी सोच का शुद्धिकरण होना जरूरी है, यूथ की एनर्जी को सही जगह लगाना जरूरी है। तो खेलों के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से परिवार अपने बेटों को भी वही एक अच्छी शिक्षा दे जिससे वो अच्छे नागरिक बने और ये हादसे ना हो हमारे देश में। जी, स्क्वाड्रन लीडर सोनिया यादव, हम यहाँ पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं समाज पर, सोच पर, समाज की सोच पर, समाज के वैल्यू सिस्टम पर। दुर्गा पूजा तो करते हैं यहाँ पर सब, पूरे रिस्ट्रेन के साथ, जो मान्यताएं हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन क्या दुर्गा जी का स्वागत बेटियों की अर्थी पे किया जाएगा? देखिए, मैं एक्चुअली अभी मुझसे पहले दीपा जी बोल रही थी, तो मैं उनकी इस बात से एक्चुअली अग्री करती हूँ कि ये फैमिलीज की या इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक समाज की कुरीति है। कि जैसे वो बता रही हैं कि उनके घर में भाई और उनमें शायद कोई डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं किया गया, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो यहाँ पहुंची है। ऐसे ही मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं हरियाणा की एक छोटी सी जगह रेवाड़ी, एक ऐसी छोटी जगह है, वहां से हूँ, और हम 4 बहनें हैं। तो मेरे फादर जब वो बाहर वो इंडियन आर्मी में थे और वो सरहद पे थे, तो मेरी मदर अकेली जो है वो रात भर जागती थी इस डर में कि 4 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई में या किसी और चीज पे कोई इज्जत पे गलती से दाग ना लग जाए, कोई आ ना जाए। मेरी मदर जो है लगभग मैं ये कह सकती हूँ कि 3-4 साल लगातार सोई नहीं ढंग से जब मेरे फादर सरहद पे थे। तो ये ऑब्वियसली ये एक किस लिए, ये इसलिए क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम नहीं है। फैमिलीज चाहती हैं कि उनके बच्चे सशक्त बने, उनकी बेटियां सशक्त बने। प्रॉब्लम ये है कि समाज में कुरीतियां बहुत भरी हुई हैं, और समाज को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक एक इंसान को आगे आना पड़ेगा, एक एक को समझाना पड़ेगा, माओ को अपने बेटों को एजुकेट करना पड़ेगा। आप समझाने की बात कर रहे हैं, समझाने 2 तस्वीरें आती हैं एक्चुअली। एक तरफ हम देखते हैं, उस तस्वीर को एक बार फिर से लेके आएंगे, जो रफाल उड़ाती हैं इस देश में बेटी, और फिर दूसरी तरफ हम इस तरह की खबरें भी देखते हैं कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई, क्रूरता हुई, बर्बरता हुई, और हाथरस में जो हुआ उसमें तो डिग्निटी ऑफ द डेड जो होती है वो तक उसको नसीब नहीं हुई, ना जिंदगी में और ना मौत में। और उसके बाद बड़े सवाल हमारे सिस्टम और हमारे जो वैल्यूज हैं उन पर खड़े हुए। लतिका भंडारी, इस देश में बेटियों को क्या चाहिए? इस देश में बेटियों को इस समय तो जिस तरह की खबरें डोमिनेट कर रहे हैं, वुमेन अचीवर्स को छोड़कर, वो तो ये बताती हैं कि इस देश में पहले तो बेटियों को सुरक्षा चाहिए, उन्हें यह आश्वासन चाहिए कि मैं सुरक्षित हूं।
हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आई मीन अगर आज देश की हालत देखे या बेटियों की सोच देखे, तो जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और नॉर्मल लोगों का तो नहीं पता, इवन अगर हम लोग भी बाहर निकलते तो हमारे फैमिली आज भी परेशान होते कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, या हम लोग का जाने का सब कुछ सही है, क्योंकि उन लोग को कहीं ना कहीं अभी भी डर है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और जो कि हमारे पहले भी पुराने टाइम से ऐसे होता आया है। आप महाभारत देख लीजिए, आप रामायण देख लीजिए, जिसमें कि जब भी लड़की की या फिर औरत की जब भी इज्जत पे बात आई है, तो फिर उसके लिए महाभारत हुआ। उसके लिए जो राम ने रावण को जो एक पाठ सिखाया, एक एग्जाम्पल सेट करने का टाइम ये है। जब अभी अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते, जहाँ पे कि एक सामाजिक जो ऐसी क्रूरता हो रही है लड़कियों के साथ, और ये कोई इंसान नहीं है। आई मीन जो काम ऐसे कर रहा है, हम उसे इंसान कैसे बोल सकते हैं? ये बीमार मानसिकता है। वो लोग इतने उन लोग को पता ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हम उसको इंसानियत या हम उनको आई मीन लॉ पे नहीं उन लोग को छोड़ सकते। ये एग्जाम्पल सेट करने का टाइम है कि जब हम लोग को दिखाना होगा लोगों को कि नहीं, अगर आपने ये गलत किया है, आप अगर ऐसी क्रूरता करेंगे तो आपको डेफिनेटली सजा होगी। और आई मीन मुझे लगता है कि अभी ऐसे सेट एग्जाम्पल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर बहुत आई मीन आगे पता नहीं क्या होगा, जब लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। जो भी उनके फैमिलीज मेंबर्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं या किसी और की कोई भी लड़की है, वो ये फिर कभी सुरक्षित महसूस कर ही नहीं पाएगी ना, कि हाँ मैं बेटी को अकेले कहीं भेज सकती हूँ, मैं उसको आगे कहीं भेज सकती हूँ। जब वो सुरक्षित नहीं है, जब उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट नहीं है, अगर कुछ गलत होगा, जब जो कर रहा है गलत उसको पता नहीं, उसको पता है कि उसको सजा नहीं होगी, उसके नाम पे सियासत होने लगेगी या कोई पॉलिटिक्स होने लगेगा, तो I mean, this is the time we have to set an example कि अगर आप तो यहाँ पर अभी तक जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने 3 बातें हाईलाइट की है। एक तो ये जो बेटा और बेटी का फर्क है, ये आपके घर से शुरू होता है। माता पिता डिसाइड करते हैं कि बेटी को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या उसमें फर्क क्रिएट करेंगे। देखिए, हम आपको विमेन अचीवर्स भी लगातार दिखा रहे हैं। ये वो सक्सेस स्टोरीज हैं। आपको याद दिला दूं कि मैंने शुरुआत ही की थी, सुपरसोनिक स्पीड के साथ महिलाएं जो हैं वो बैरियर्स को, रुकावटों को, अड़चनों को पार कर रही हैं। और ये विमेन अचीवर्स आपके स्क्रीन पर लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट। ये ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाएगी लेकिन विमेन अचीवर्स की लिस्ट खत्म नहीं होगी। और फिर दूसरी तरफ हाथरस सुर्खियों में आता है, अजमेर सुर्खियों में आता है। सवाल खड़े होते हैं। विमला बाथम जी, मेरा सवाल ये कि सती प्रथा के लिए तो कहा जाता है बहुत पहले खत्म कर दी गई, लेकिन ये जो न्यू इंडिया है, ये बेटियों को इस तरह से विदाई देगा? आज भी न्यू इंडिया में बेटियां जलाई जाएंगी? ये बहुत दुखद है और अमानवीय भी है, और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इसके लिए जो भी दोषी हों उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। पहली बात तो हिंदू धर्म में कभी शाम के बाद कभी अंतिम संस्कार नहीं होता है, पहली बात। और वो भी 2:30 बजे रात में। ऐसी क्या मजबूरी थी जो सुबह सूरज निकलने का इंतजार नहीं कर सके? ऐसी क्या मजबूरी थी जो रात को बच्ची को बिना माता पिता के परमिशन के, बिना माता पिता के उपस्थित के, बिना परिजनों के उसको जलाया गया? ये अपने आप में एक सोच का विषय है, और ये कैसी मानसिकता लोगों की है और हमारा देश कहाँ जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, जिसके ऊपर हमारे महिला आयोग ने बहुत संज्ञान भी लिया है। हमने वहाँ के डीएम एसएसपी को आज समन जारी किया है कि बताएं कि क्यों ऐसा हुआ है। तो ये जो मानसिकता जो बनती जा रही है, जो हमारी बेटियां हैं, जो इस तरह से हाथरस का हादसा हो, चाहे अभी एक आज 2-3 हादसे और दिन में हुए हैं, ये सब ऐसे हादसे हैं ये जो इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, कोई शब्द नहीं है इसकी भर्त्सना करने के लिए, इसकी आलोचना करने के लिए। इसमें ठीक मैम, मैं यही कहूँगी कि जो बच्चे बीमार मानसिकता के हैं, जो विवश विचारों के हैं, ऐसे युवा वही ये काम कर डालते हैं। तो मैम आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये भी तो सवाल खड़ा होगा ना। उसके माता पिता ने शिक्षा नहीं दी उनको, आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये भी तो सवाल खड़ा होगा। एक समाज के तौर पर, समाज की सोच के तौर पर, समाज के वैल्यूज के तौर पर सवाल उठने लाजमी है। देखिए, हम विश्वसनीयता की बात हमेशा करते हैं, आपका भरोसा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर विश्वसनीयता की कसौटी पर हमारी इस खबर की बात करूं तो हमारे रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी है, खबर की पुष्टि है, तकनीकी विश्वसनीयता है, और साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, और लगातार इस डिस्कशन में हम उन्हें लेकर भी आ रहे हैं। मंजूषा कंवर,
आपकी स्टोरी क्या रही, आपकी जर्नी क्या रही, आप कैसे यहां तक पहुंच पाए? कैसे आपकी स्टोरी, ये जो गलत वजहों से महिलाओं पर जो अत्याचार है, ये जो सुर्खियों में आता है, आपकी यात्रा, आपका सफर इससे कैसे अलग है? मेरा सफर तो स्पोर्ट्स का सफर रहा और लकीली ये सब मतभेद और इनडिस्क्रिमिनेशन स्पोर्ट्स में कम है। एटलीस्ट मेरा इंडिविजुअल स्पोर्ट था बैडमिंटन, तो उसमें बहुत कम था। हमें अपना आवाज और अपना अस्तित्व सब एक्शन के थ्रू स्पोर्ट्स ग्राउंड में हम कर सकते थे और उतना ही हमें प्रशंसा भी मिली है। और आगे भी हमने देखा है स्पोर्ट्स में विमेन आर लीडिंग द वे, तो इसलिए स्पोर्ट्स में आई थिंक बहुत अच्छी तरह से विमेन एम्पावरमेंट हुआ है और आगे इनफैक्ट विमेन बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत कम ऐसे केसेस हम सुन रहे हैं अब जहाँ पे बाधा है, जहाँ पे एज अ वुमन कोई इनडिस्क्रिमिनेशन हम फेस कर रहे हैं, मुकाबला टक्कर साथ साथ कर रहे हैं, इनफैक्ट आगे भी जा रहे हैं। इतना हमें बढ़ावा भी मिल रहा है, गवर्नमेंट भी हमें सुविधा दे रही है और सो फार जर्नी हैज बीन वेरी वेरी स्मूथ। दो इट इज वेरी सैड कि हम सुनते हैं दूसरी जगह कहाँ विमेन थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि आगे जाके अच्छा ही होगा। जी, वंदना सिंह भी हमारे साथ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। वंदना जी, आपकी यात्रा, आपकी जर्नी के माध्यम से अगर हमारे दर्शक समझना चाहें, आपने अपने इस सफर को कैसे सक्सेस में बदला, कैसे कामयाबी में बदला? देखिए, पहली चीज तो मैं यहाँ ये कहूंगी, जो ये हुआ है वो दिल को दहला देने वाला और इससे रोए कांप गए हैं ऐसी घटनाएं जो रोज सामने आ रही हैं। मेरा एक पैर राजनीति में भी है, सोशल वर्क में भी है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि जर्नी जो हमारी जिंदगी की होती है वो बिल्कुल ही बहुत अच्छी एक ग्रीन कारपेट में जा रही है। अप्स एंड डाउन होते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है, जिन महिलाओं से आप अभी यहाँ चर्चा कर रही हैं हम लोगों से बैठ के, ये एक दूसरे तबके, एक दूसरे सोसाइटी, सोशल बैकग्राउंड से आती हैं। जिन बच्चियों के साथ ये हादसे हो रहे हैं, अगर आप देखें, इनका सोशल जो है स्टेटस और किस उससे आ रही है, छोटे शहरों से आ रही है, गांव से आ रही हैं, इनको दबा के रखा जाता है, इनका पालन पोषण बहुत ही अलग तरह से हुआ है। तो यहाँ पे एक सोसाइटी का और एक सोशल स्टेटस का फर्क आ रहा है। दूसरी चीज, हमारे एजुकेशन, हमारी शिक्षा प्रणाली पे सबसे बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में आप कहीं भी देखें, सेक्सुअलिटी के बारे में कहीं कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। इसको हम टैबू मानते हैं। इसमें लोग शर्म महसूस करते हैं कि बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में सेक्स के बारे में शिक्षा दी जाए। इसका हमें देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रही हैं। हमारे साथ मनु भाकर जुड़ गई हैं। थोड़ी देर पहले टेक्निकल खामी के चलते उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। मनु, आपकी ट्वीट की बात मैं कर रही थी। आपने ट्वीट किया, बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ, उसे मजबूत बनाओ। लेकिन आपने जो पिक्चर ट्वीट की, मैं उस पिक्चर को आपसे समझना चाहती हूँ। उस पिक्चर को जितना मैं समझ पाई, उससे तो ये लगा आपने कहा कि बेटियों को लीडर होना चाहिए, बेटियों को कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल मैम, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं मानती हूँ कि शुरू से ही, इनिशियल स्टेज से ही, जब हम अपने घर में बच्चों को सिखाते हैं तो जेंडर डिफरेंसेस को हम इनिशियल स्टेज से ही ख़त्म कर सकते हैं। और आगे जाके अगर कुछ क्रिमिनल या कुछ भी एज इन सोसाइटी में डिफरेंसेस आते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली लॉ को वी कैन नॉट क्वेश्चन, बट देन बहुत ही सीवियर उसका होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सीवियर होने चाहिए। तो जस्ट मेरा ट्वीट से यही मतलब था कि हमको खुद ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और जब तक हम खुद ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वी डोंट हैव एनीबडी जो हमारे ऊपर बार बार हमारी देखरेख करे। तो डेफिनेटली इनिशियल स्टेज से जेंडर डिफरेंसेस को फेस करना चाहिए और फैमिलीज में यही सिखाया जाना चाहिए। मनु, मैं चाहूंगी जिन्होंने आपका ट्वीट नहीं देखा उन्हें आप बताइए, आपकी तस्वीर, जिस तस्वीर को लेकर मैं आपसे बात कर रही हूँ, वही तस्वीर आज आपने क्यों ट्वीट की, और एग्जैक्टली उस तस्वीर के बारे में भी बताइए। मैं इनफैक्ट कोशिश करूंगी कि अगर हमारे कैमराज इस पर जूम इन कर पाए
मैं उस तस्वीर के बारे में, ये देखिए वो तस्वीर है इनफैक्ट स्क्रीन पर। मैं मानती हूँ कि मेरा जो गेम है पिस्टल शूटिंग और बंदूकें और ये सब रखना, ये मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग देते हैं और ये जब भी मेरे साथ होते हैं तो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होता है। मुझे लगता है कि अभी मुझे किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और ये मुझे फुलफिल करते हैं। इसीलिए ये ट्वीट करने का यही मकसद था मेरा कि जिस भी तरह से आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो, चाहे वो बंदूक तो हम वैसे नहीं रख सकते हैं, बट देन मेरा मोटो यही था कि मुझे बंदूकें कॉन्फिडेंट फील कराती हैं। तो अच्छा मनु, मैं आपसे समझना चाहूँ आपकी जर्नी के बारे में। मैं आपसे बात कर रही हूँ, बीते दिनों में हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उन्होंने बैरियर्स को तोड़ा है, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, वो रफाल उड़ाती हैं इस देश में। और फिर हम और आप जैसे लोग ये चर्चा करते हैं कि इस देश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इस देश में बेटियों को सुरक्षा चाहिए। ये जो विरोधाभास आता है आपकी कहानी में और फिर हाथरस की कहानी में या देश की दूसरी बच्चियों की कहानी में, इस विरोधाभास की आपको वजह क्या लगती है? आज भी कहीं ना कहीं अपने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही कहीं ना कहीं हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जहां भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी तरह से कि ये काम नहीं कर सकती, ये तो लड़की है, या फिर मतलब फिजिकली अगर हम स्ट्रांग नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल ह्यूमन राइट्स नहीं है। इट्स जस्ट कि इनिशियल स्टेज से लड़कों को भी ये सिखाया जाना चाहिए, हर एक फैमिली में ये होना चाहिए कि बच्चों को सिखाया जाए कि जेंडर इक्वालिटीज का कितना वैल्यू है और जितना आप अपनी माँ और बहन की कदर करते हैं उतना ही हर एक लड़की का और कदर करना चाहिए। क्योंकि अगर उसी स्टेज से नहीं सीखते हैं तो फिर आगे जाने के बाद अनटिल एंड अनलेस बहुत ही स्ट्रिक्ट उनके लिए रूल्स ना हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट उनके लिए पनिशमेंट ना हो, कोई भी नहीं सीख सकता। हम आए दिन, हम हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ सुनते हैं जिसमें रेप केसेस या मर्डर या फिर कुछ भी असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट सुनने में मिलता है। तो या तो डेफिनेटली कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब पब्लिक के सामने होना चाहिए कि ये इतनी हार्श पनिशमेंट है जिसकी वजह से उनको एटलीस्ट पता चलेगा कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसको इनिशियल स्टेज से ही मैम स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप खुद हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं, आपकी जो पर्सनल जर्नी रही, आपके घर पर आपको क्या बताया गया? आपने कभी चैलेंजेस फेस किए? घर पर नहीं तो बाहर, शूटिंग रेंज में, इंटरनेशनल स्टेज पर, कहीं आपने भी चैलेंजेस फेस किए? आई एम श्योर यू हैव। हर एक लड़की किसी ना किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्टेज पे फील भी करती है और फेस भी करती है। अगर घर में ही नहीं ये फेस होता तो सोसाइटी उसको ये डेफिनेटली कभी भी चूकती नहीं है इस चीज़ पे कि हमें फील कराया जाए कि हम लड़की हैं या फिर हम ऑप्रेस्ड जेंडर हैं। जैसा कि कहा जाता है कि लड़की हर एक चीज़ भी नहीं कर सकती है, जैसा सोसाइटी में सुनने में आता है। मेरे घर में कभी भी एज इन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, बल्कि मुझे ज़्यादा ही तवज्जो दिया गया, मुझे ज़्यादा ही महत्व दिया गया। तो मैं उसी के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि बेसिक्स में मुझे हमेशा ऊपर रखा गया। तो अभी जाके हम सोसाइटी में डिफरेंसेस पढ़ते हैं। अभी मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि जो हमको शिक्षा मिली, जो मुझे और मेरे भाई को मिली है, वो हर एक फैमिली में नहीं दे पा रहे हैं पेरेंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने भी यही पॉइंट उठाया और आपसे पहले जो पैनलिस्ट थी उन्होंने भी यही उठाया। दीपा मलिक जी, दीपा मैम, आपने इंटरनेशनल स्टेज पर हिंदुस्तान का जो झंडा है उसे फहराया है, लहराया है, हिंदुस्तान की आन बान शान को बढ़ाया है। और मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, मैं रियो गेम्स में ही जाती हूँ, जब हिंदुस्तान का मान दो बेटियों ने ही बढ़ाया था, चाहे वो पीवी सिंधु रही हो या फिर साक्षी मलिक रही हो, और तब यही कहा गया था कि 2 बेटियों ने हिंदुस्तान की इज्जत को बचा लिया। ये हिंदुस्तान भूल क्यों जाता है? देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि हम भूल क्यों जाते हैं। और हम अक्सर जब ऐसा हादसा हो जाता है उसके बाद हम कुछ दिन उसकी चर्चा करते हैं, उस पे सियासत भी हो जाती है, उस पे लोगों की सोशल मीडिया एक्टिवेटेड भी हो जाती है। मुझे लगता है कि
अगर हम अचीवर्स देखें तो उनका प्रतिशत देखें कि महिलाओं में कितनी महिलाएं हैं जो अचीवर्स बन के उठाई हैं। ऑफ कोर्स वो रोल मॉडल्स हैं, उनकी जीवनियों से प्रेरणा देनी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 80% से ज्यादा हिंदुस्तान अभी भी गांव में रहता है। तो मेंटल हेल्थ का जो एक मुद्दा है वो ग्राम पंचायत लेवल पे होना चाहिए, और जो रूरल एरियाज में आइडेंटिफिकेशन, जैसे कहते हैं ना, हर जुर्म की या हर ऐसे हादसे की दस्तक आ जाती है, तो समाज में सामाजिक लोगों को गांव में या किसी भी मोहल्ले में मुझे लगता है लोगों को सजग रहना है, क्योंकि कोई भी क्राइम एक दिन में अचानक नहीं हो जाता। एक इंसान है, अगर वो बीमार है मानसिक तौर पे, तो उसकी आदतें, कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखने शुरू हो जाती। तो ऐसे सदस्यों को समाज के आइडेंटिफाई करना और उनको एक स्पिरिचुअलिटी या मेंटल वेलबींग की तरफ अग्रसर करना। तो शायद अब वक्त आ गया है कि क्या होता है कि हम अर्बन या मेट्रो सिटीज में देखते हैं तो चलिए एजुकेशन बढ़ गई है, एक्सेप्टेंस ऑफ विमेन एम्प्लॉयमेंट एंड विमेन एजुकेशन बढ़ गई है, लोग देख रहे हैं महिलाओं को अब ऑफिसों में, दफ्तरों में, खेलों के मैदान में, जंग के मैदान में, लेकिन अभी गांव में या रूरल एरियाज में या ऐसे दूर दराज के इलाकों में भी महिला सशक्तिकरण को बहुत सीरियसली लेना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी पर मुझे इस डिस्कशन को यहाँ पर जस्टिस डिलेड जी, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस दो बातें। एक तो इस देश की आधी आबादी की सहन शक्ति की परीक्षा मत लीजिए, और दूसरा, जब बेटियों की बात होती है तो राष्ट्रीय चरित्र अगर इस तरह से गिरेगा तो आप बेटियों को, महिलाओं को क्या मुंह दिखाएंगे, ये मैं नेताओं से कहना चाहती हूँ। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.